बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम बिजनेस लॉ की क्लास ले रहे हैं और मेरा आप सबसे पहला सवाल ये है कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। ये बताइएगा, चैट में बताएंगे, आप जवाब देंगे। और पढ़ा क्या था हमने बेसिकली, ये भी बताइएगा। मिस्टेक मिस्टेक हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। अच्छा, मिस्टेक में हमने क्या पढ़ा था ये भी बताइएगा। मिस्टेक में हमने क्या पढ़ा था, याद तो है आपको कि मिस्टेक पढ़ा था हमने? गलती गलती हमने पढ़ा था। और गलती जो होती है, जब दूसरों की होती है तो इंसान को याद रहती है, और जब इंसान खुद गलती करे तो वो भूल जाता है। मिस्टेक इन लॉ बेसिकली हमने बात की थी कि गलती का जो ताल्लुक है मिस्टेक्स ऑफ लॉ, टाइप्स पढ़ रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके, चलें जी। यकीनन स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ, तो और बच्चे बच्चे खासे आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ ग्रुप्स मैंने लगा दिया था, और मैंने ये किया है कि मई के जो जितने भी मेरे बिजनेस लॉ के लेक्चर्स हुए हैं उन सब के लिंक्स जो हैं हमने लिस्ट डाउन कर लिए हैं। ठीक है जी। वो लिंक्स किसी के पास होंगे, आप में से किसी के पास नहीं भी होंगे अभी, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि आपको अभी चैट में मैं लिंक्स दे रहा हूँ, सारे पूरे जितने भी मई हैं। तो वो सीक्वेंस हैं, बिल्कुल पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो उससे ये होगा कि अगर आपका बिजनेस लॉ का कोई भी लेक्चर रमज़ान के मुबारक महीने में मिस हुआ है, या आपने जो है वो लेट एडमिशन लिया है, ठीक है ना, तो ये लिंक्स मैं आपको दे रहा हूँ, एक एक करके इसको देख लीजिएगा। और अगर आप रिवीजन चाहते हैं वो भी इससे पॉसिबल होगा, बिल्कुल मई के पूरे, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मई टू द एंड, ठीक है ना। ये मैं आपको दे रहा हूँ एवरीवन। ये मैंने इसको कॉपी किया। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारे लिंक्स आप लोग ऑनलाइन भी हैं, सर ग्रुप में शेयर कर रहे हैं आप, मैंने यहाँ शेयर कर दिया। इससे होगा ये कि ग्रुप में मैंने शेयर नहीं किया, आप भी शेयर ना करें अपने ग्रुप्स में। व्हाट्सएप नहीं, यहाँ से कॉपी करो यार, पता होना चाहिए ना, जो अब जो नहीं है क्लास में और जो है क्लास में, ठीक है ना। देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन दोज हु आर अटेंडिंग द क्लास एंड दोज हु आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। क्या ख्याल है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यार आप मेहनत, आप अपना वक्त निकाल के बैठे हैं मेरी बात सुनने के लिए ऑनलाइन, बाकी अगर मजे कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिक्र नहीं, तो फर्क होना चाहिए। तो देखें, अच्छा अब मैंने सारे लिंक्स आपको दे दिए, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी भी फायदा सिर्फ वही बच्चे उठाएंगे जिन्होंने पढ़ना है। एक्सक्यूजेस वो उन बच्चों के पास होते हैं जिन्होंने पढ़ना नहीं होता, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और तमाम मुश्किलात को पार करके बच्चा पढ़ता है जिसने पढ़ना होता है, ठीक है ना। यूं हो गया था इसलिए नहीं पढ़ सका, ना यूं हो गया था, और भाई क्यों, कुछ भी हो गया था। और जो पढ़ रहे हैं वो क्या मतलब पागल है, या वो मतलब दूसरी खलाई मखलूक क्या है? कोई भी पढ़ सकता है, तो आप भी पढ़ सकते हैं, समझ में आई बात? तो बहरहाल अल्लाह सबको तौफीक भी दे पढ़ने की। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो एज है अभी आप, इसमें आप जितनी मेहनत कर लेंगे, जितना आप पढ़ लेंगे, जितना आप अपने करियर के ऊपर तवज्जो दे लेंगे, आने वाले वक्तों में ऐसा नहीं हो सकता। आने वाले वक्तों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यही दिस इज द राइट टाइम टू, ठीक है, दिस इज द राइट टाइम टू स्टडी। अच्छा अब ये बताइए, एग्जैक्टली हमारी संडे को क्लास हुई थी, हमने मिस्टेक पढ़ा था,
और मिस्टेक ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री हमने पढ़ लिया था, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री भी हमने पढ़ लिया था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, आई थिंक हम मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर तक पढ़ा था, शायद मिस्टेक ऑफ एग्जिस्टेंस भी पढ़ लिया था हमने। इफ बोथ द पार्टीज बिलीव that subject matter of the contract to be in existence, which in fact at the time of contract is non-existent, the agreement is void. इसकी बात हो गई थी, गाड़ी की चोरी की मिसाल दी थी शायद मैंने आपको। मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी की भी मुझे लग रहा है कुछ बात हुई थी, परिंदे की जो मैंने बताया था मेल और फीमेल वाली, है ना। It usually arises where one party intends to deal in one thing and the other intends to deal in another. अच्छा जी, तो मिस्टेक टू आइडेंटिटी की भी बात हो गई थी कि हमें कुछ चीज़ों को ना पहचानने में गलती हो जाती है। मिसाल के तौर पर किन चीज़ों को पहचानने में गलती होती है? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कि जिसको आप नहीं पहचान सके, ठीक है ना। इट डजंट मीन कि ये सिर्फ परिंदों तक बात महदूद रहती है, नहीं। फसलों में बात हो जाती है कि ना, मिसाल के तौर पर अगर आप बहुत सारी कई किस्म के आम रख दिए जाएं तो हर बंदा नहीं बोल सकता कि ये चौसा है, ये लंगड़ा है, ये सिंदड़ी है, ठीक है ना, और ये फला है, ये दशहरी है, ये एनवरडिटॉल है। नो वन, सबको तो नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होता है। इस तरह चले, आम जो है बहुत ही कॉमन है दालों के अंदर। मैं आप गारंटी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर सबको बताओ कि चने की दाल कितने किस्म की होती है, ठीक है ना, नो वन नोस, ठीक है ना। चावल की किस्में कितनी है, चावल खाते सब है। कराची में रहने वालों को बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद होती है। इससे पहले शायद मैंने आप ही लोगों से पूछा था, पता नहीं कौन सी क्लास थी, मुझे ये याद नहीं है, लेकिन मैंने पूछा क्या पसंद है, ऑप्शन दिए थे तो सबसे ज्यादा बिरयानी को वोट मिले थे। लेकिन हमें, हमारे बच्चों को ये नहीं पता होता चावल कितने किस्म का, ठीक है ना। तो मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी, बहुत ज्यादा ये मिस्टेक हो जाती है कि हम चीजों को पहचान नहीं पाते, ठीक है ना, हम उसको एग्जैक्टली हम डिटरमिन नहीं कर पाते कि बेसिकली ये चीज है क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी आपने सुन लिया। A agrees to buy from B इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, इसकी बात हो गई थी। मिस्टेक एज टू क्वालिटी, क्वालिटी की पहचान में गलती, क्वालिटी पहचानने में भी बहरहाल गलती हो सकती है। If the subject matter is something essentially different from what the parties thought it to be, agreement is void. मतलब अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ और किसी खास मकसद से खरीद रहा हूँ, लेकिन मतलब मेरे जहन में ये चीज खरीदते हुए खास मकसद है, और अगर उसको खरीदने के बाद अगर मेरा वो मकसद पूरा नहीं होता जिस मकसद से वो मैं खरीद रहा हूँ, और वो चीज वो मेरा मकसद पूरा नहीं अगर कर सकती है, तो एग्रीमेंट क्या हो सकता है, वॉइड हो सकता है। कब वॉइड होगा? जब बायर और सेलर दोनों को पता हो कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है किस वजह से हो रहा है। मिसाल के तौर पर जिसमें मिसाल दी हुई है कि घोड़ा जो है मैंने खरीदना चाहा और मैं रेस के लिए घोड़ा ले रहा हूँ, ठीक है जी, रेस के लिए अगर मैं घोड़ा ले रहा हूँ, मुझे भी पता है कि मैं रेस के लिए घोड़ा ले रहा हूँ, और जो बेचने वाला है सेलर जो है, मैंने उसको भी बताया कि भैया मैं ये जो घोड़ा ले रहा हूँ ये मैं रेस में चलाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे भी पता है, सामने वाले को भी पता है कि भाई ये जो घोड़ा लिया जा रहा है ये रेस में चलाने के लिए लिया जा रहा है। अब अगर लेट सपोज वो जो सामने बंदा है, दोनों को पता है, उसके बावजूद जो है ऐसा घोड़ा मिल जाता है जी, लंगड़ा घोड़ा जो चला ही नहीं जा रहा, उससे बेहतर तो हम मुस्तफा को भगाएंगे, वो भाग जाएगा इतनी तेज, उससे ज्यादा तेज तो मुस्तफा भाग जाएगा हमारा घोड़े से तेज, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि नहीं, ये तो सही नहीं है भैया, तो फिर क्या किया जाए? तो द रेमेडी एंड द सोल्यूशन इज व्हाट, फिर सोल्यूशन ये हो जाएगा कि उसको एग्रीमेंट को खत्म कर दिया जाएगा। और वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? अच्छा जी, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू एक्सिस्टेंस, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी, क्वालिटी भी हो गया, क्वांटिटी। अगला है क्वांटिटी, मिकदार की बात की जाए। मैंने आपको दिया 100 किलो के पैसे ले लिए और वो निकला 50 किलो, मैंने आपको 80 किलो के पैसे लिए, वो निकला 100 किलो, ठीक है ना। यानी कि अगर क्वांटिटी में फर्क है तो भी मुआहदा क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मिसाल के तौर पर 2000 यूनिट मंगाए, उसने 1500 यूनिट भेजे, यानी कि कानून ये कहता है कि जितने यूनिट्स का मुआहदा हुआ है, अगर आपने उतने यूनिट्स दिए
तो वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर आप उससे कम कर देते हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि दोनों तरफ से बात बराबर होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग। भाई अगर 200 यूनिट का माहदा हुआ तो आप 180 यूनिट भी अगर भेज रहे हैं और सामने वाला अगर उसे एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है। अगर उसने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से, अगर वो मना कर देता है कि नहीं भाई मैं इस बात से जो है वो एग्री नहीं हूं, मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूं, मैंने 200 का कहा था तो मुझे 200 चाहिए, मुझे तो 199 भी नहीं चाहिए, मेरा आपका माहदा 200 का हुआ था, अगर वो मना कर देता है, ठीक है जी, अगर वो मना कर देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बाकी नहीं रहेगा। ठीक है ना? ओके ओके। एक सवाल आया जी, एक सदीमा, मैंने आपकी भी मैसेज पढ़ लिया है, जवाब देता हूँ। लेकिन आपका ही मैसेज मैंने पढ़ लिया है। माल अगर ट्रैवल में खराब हो गया तो देखें, गलती की बात हो रही है, अभी मिस्टेक्स की बात हो रही है। क्वांटिटी में मिस्टेक्स हो सकती है, खराब हो गया तो एक अलग कहानी है, वो एक अलग चैप्टर है, उसको हम जब डिस्कस करेंगे। अच्छा, द क्वेश्चन इज व्हाट, सदीमा ये लास्ट वीडियो से कनेक्टेड है। अभी हमने मिड ऑफ द क्वेश्चन से स्टार्ट किया है बेसिकली। जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जिन्होंने लास्ट वीक की क्लास अभी तक नहीं देखी है, नहीं ली है, उनके लिए बता दूं, द क्वेश्चन इज टू डिफाइन मिस्टेक एंड एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ, यानी कि मुख्तसर में बयान कर दें कि व्हाट इज मिस्टेक। ठीक है ना? ये अच्छा खासा लंबा टॉपिक है और ये शॉर्ट नोट्स में ये आता है कभी। ठीक है ना? क्वांटिटी की हम बात कर रहे थे कि अगर आपने गलती से 100 200 की जगह 150 भेजे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। ठीक है ना? ये इसमें बताया गया, इसमें एग्जांपल भी दिए, पी एग्जामिन 50 राइफल्स इन एज शॉप, लेटर ऑन he sent an order telegraphically, sent 3 rifles, the telegraph department by mistake transcribed the message and sent the rifles. H sent 50 rifles, P accepted only 3 and returned 47. H filed a suit for the damage. It was held that there was no contract. अच्छा जी, अब इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब मिसाल दी हुई है कि ना भाई, एक बंदा है जो कि गन खरीदने जाता है, राइफल गन खरीदने किसी दुकान पर जाता है और उसको 50 गन्स चेक करता है, 50। अब सामने वाला जो सेलर है वो यही सोचेगा ना यार ये 50 चेक करा तो उसको 50 ही लेनी होंगी। ठीक है, वक्त गुजरा, फिर उसने खत में जो है ना वो 3 राइफल सिर्फ मांग लिया, 3 गन्स उसने सिर्फ मांग ली। जब 3 उसने मांगी तो भाई वो जो लिखने वाला था टाइपिस्ट था, उसने 3 लिखा ही नहीं, सिर्फ राइफल्स लिख दिया। अब वो जो सेलर था उसके जहन में यही था कि उसने 50 चेक की थी तो 50 ही मंगाई होंगी, उसने 50 भेज दी उठा के। तो दिस इज व्हाट द मिस्टेक। इस सिचुएशन में क्या, उसने उसने एक्चुअली 3 लेनी थी, इसने 50 देनी थी। अब ये जज फैसला करेगा कि गलती किसकी है और कौन ये जो खर्चा हुआ इसमें कौन भुगतेगा। बहरहाल ये बात कंफर्म है कानून के मुताबिक कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आपस में नहीं हुआ। इसीलिए क्या होता है, जितने भी लेटर्स लिखे जा रहे होते हैं, जितने भी लेटर्स लिखे जा रहे थे बाकायदा उनको पहले चेक किया जाता है, फिर उनको सेंड किया जाता है। जितने भी लेटर्स लिखे जा रहे थे डायरेक्टली कोई भी लेटर जो है वो सेंड नहीं किया जाता, पहले उसको प्रूफ रीड करते हैं, कंफर्म करते हैं। और अमूमन जो है ना लेटर्स में अब ये हो गया इदारों के अंदर कि कम से कम 2 सिग्नेचर होने चाहिए। यानी कि अगर एक बंदा अंधाधुन आंखें बंद करके भी अगर साइन कर रहा है तो दूसरा देयर इज समवन एल्स जो उसको रीड भी करेगा और उसकी गलती भी निकाल सकता है। अब बहुत सारे इदारों में क्या होता है, एक बंदा लिखता है फिर उसको 2 अलग बंदे साइन करते हैं, तो इस तरह वो कम से कम भी 3 बंदों से होकर वो लेटर गुजरता है। ठीक है ना? तो इस तरह ये होता है कि मिस्टेक्स के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर भी ऐसा भी हम देखते हैं कि सारे के सारे ही अंधे होते हैं, वो लिखने वाला भी अंधा और साइन करने वाले भी अंधे, तो बस कुछ समझ जाए आप क्या होता होगा। वेल, लेट्स मूव ऑन। तो मिस्टेक एज टू क्वांटिटी के बाद मिस्टेक एज टू टाइटल। टाइटल कहते हैं ओनरशिप को, टाइटल लिख के अगर आप चाहें तो लिख लें। टाइटल किसे कहते हैं? ओनरशिप को कहते हैं, मिल्कियत को कहते हैं। इफ द सेलर इज सेलिंग अ थिंग, अगर सेलर जो है कुछ बेच रहा है, which he is not entitled to sell, सेलर जो बेच रहा है वो उसके बेचने का हकदार नहीं है।
ओके, फरहीन ने भी एक सवाल कर दिया सर, फिर उस पर कोई केस कर सकते हैं? ओके सर, अगर एक इनकार कर दे क्वांटिटी देने का या लेने से तो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल? सर आपकी आवाज कट रही है बार बार, बेटा आपका नेट थोड़ा स्लो हो सकता है। सर, किसान जब फसल लेकर मार्केट आता है तो उसके मिडिल मैन की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में फर्क होता है, जिसकी वजह से क्वांटिटी में फर्क आता है। तो क्या ये केस कैसे सॉल्व होगा? ठीक है ना, सारी बातें पढ़ ली, इसमें से जो बेहतर है उसका मैं जवाब देता हूँ। कि फरहीन नामी खातून ने ये सवाल किया है, आप सबको बता दूं। फरहीन ये कह रही हैं कि अगर भाई वो जो मिडिल मैन होते हैं सब्जी मंडी में, उनके इंस्ट्रूमेंट्स में पंगा होता है, मसला होता है, ठीक है ना, तो हाउ विल दे सॉल्व? वो कैसे ये मसला सॉल्व करेंगे? तो भाई मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। तो जवाब ये है कि जब तक अदालत आप केस लेकर नहीं जाएंगे तब तक केस बनेगा ही नहीं। यानी सब्जी मंडी में अगर उस एक बंदे के साथ जुल्म हो रहा है, वो 100 किलो सब्जी लेकर आ रहा है और उसको 80 किलो के पैसे दिए जा रहे हैं, तो जब तक वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा नहीं, उसका भी कोई भला करने वाला नहीं। आई होप की बात क्लियर हुई होगी कि देखें, अदालत कोई आपके दरवाजे पे आएगी कि तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, आओ मैं तुम्हें इंसाफ दूं। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी इतना कोई इंसाफ इस दुनिया में नहीं हो रहा है जब तक आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। अच्छा, फिर हमारी अदालतें, अभी कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक पे लिखा था ना, वो पाकिस्तान का कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी वजह ये थी कि भाई हमारे यहाँ, मैं आपको बताऊं कि अब थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी आपकी इससे। के मिसाल के तौर पर एक मेरा पंगा हो गया है, बल्कि हसन भाई की मैं मिसाल दे देता हूँ, चले उनके बगैर पूछे। इन्होंने घर खरीदा, 5 लाख रुपए उन्होंने एडवांस दे दिया। हमारे एक शाह ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो जब उन्होंने 5 लाख रुपए दिया एडवांस, जो बंदा बड़ा खतरनाक आदमी था, जालसाज था, फ्रॉडियर, उसने आयमान शाय करी, मकान नहीं दिया, और जब ये फुल पेमेंट करने को तैयार थे वो खाली नहीं कर रहा था। अच्छा जी, अब वो हो गया एग्रीमेंट, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब वो एग्रीमेंट कैंसिल हुआ तो अब इनको चाहिए था कि अदालत चले जाते, लेकिन हमारी कम्युनिटी की गई नहीं, उनको लगा कि यार तारीख पे तारीख लगती रहेगी, फायदा नहीं जाएगा, और काफी हद तक उन्होंने सही डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि अगर लेट सपोज मेरे साथ अल्लाह ना करे होता है और मैं जाता हूँ अदालत, अब सबसे पहले मुझे क्या होगा, मुझे सबसे पहले दरखास्त लिखकर 15,000 की पे ऑर्डर के साथ अखबार में भी देना होगा और वहां पे जमा करानी होगी दरखास्त। अब मेरी दरखास्त जमा होगी, जमा जो होगी उस डिपार्टमेंट का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द कोर्ट। मतलब अगर 20 कमरे अदालत है तो एक कमरे अदालत में मेरा केस लगेगा, और वो कमरा अदालत मेरी मर्जी से नहीं होगा, बल्कि वो अदालत अपनी मर्जी से किसी भी कमरे में वो मेरा केस भेजेगी। 20 जज बैठे हैं, 20 अलग अलग जज बैठे हैं। अच्छा, अब मेरा केस गया, अब अब वो लगने में 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा। यानी अभी केस सुनने में जो पहली तारीख लगेगी, उसमें भी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी। मतलब हाई कोर्ट में मैंने केस किया 2014 में मैंने हाई कोर्ट में केस किया। असल में वो पहले मैंने लोअर लोअर कोर्ट में किया था 2009 में। 2009 से वो केस चलता रहा कोई 2013 तक, ठीक है ना। 2013 में वो फैसला हमारे, और भिन्न भिन्न अजीब सी सिचुएशन कर दी लॉ, मतलब उन्होंने, हमने जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसको हमने चैलेंज करना था, हम उससे एक्सेप्ट नहीं थे। एक तरह से हमारे खिलाफ ही आ गया था, वो बहुत ही बुरा फैसला आ गया था। तो हमने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो हमने 14 में एप्लीकेशन लगाई। 14 में एप्लीकेशन लगाई, 2 साल गुजर गए, वो केस सुनने के लिए अभी तक लगी नहीं, तारीख नहीं लगी। तो ये है, आप बताएं, जिस केस को सुनने के लिए पहली तारीख ना लगे, फिर तारीख लगे, फिर 1 साल बाद की तारीख दे दें, 6 महीने के बाद की तारीख दे दें, और केस चलता रहे। आप देखें, डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस था, 2010 में शायद उसका कत्ल हुआ और 2020 में उसका फैसला हुआ। इसी तरह 1974 में हबीब बैंक का केस चला, जिसका फैसला 2016 में हुआ। 1974 और 2016, यानी कि इतना डिले, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड भी कहते हैं इसको। तो हमारे अदालतें इस तरह से चलती है। तो मिस्टेक है एज टू टाइटल की मैं बता रहा हूँ। टाइटल को मैंने बताया ओनरशिप। इफ द सेलर इज सेलिंग अ थिंग व्हिच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू सेल, अगर सेलर कोई ऐसी चीज बेच रहा है जो उसको बेचने का हकदार नहीं है, जो कानूनी हैसियत उसे बेचने का नहीं रखता, एंड बोथ द पार्टीज आर एक्टिंग अंडर अ मिस्टेक, और जो सामने वाली पार्टी वो भी खरीद रही है,
मिसाल के तौर पर काशान जो है, एक गाय बितक जाती है काशान के इलाके में, ठीक है ना। अच्छा जी, एक गाय बितक गई काशान के इलाके में, तो फिर ये हुआ कि वो काशान के घर आके रुक गई, ठीक है ना। वो काशान ने देखा था तो नहीं मिला, कोई मालिक अंदर बांध दी, वक्त गुजरा, काशान वो बेचने के लिए खड़ा हो गया मंडी में, बकरे दाने वाली गाय बेचने के लिए। अब वो लेट सपोज अजहर भाई जो है वो गाय खरीदने को भी तैयार हो गए, अब बेच भी रहा है एक बंदा और खरीद भी रहा है, इतने में थर्ड पार्टी आती है जो जो असली उस गाय का मालिक था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मतलब अब वो अगर मालिक नहीं था उस गाय का, अगर उसने किसी और को बेच भी दी, तो दरअसल देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाएगा ही नहीं, ठीक है ना। ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाएगा, सही। तो ये इसके अंदर बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब तक नहीं हो सकता जब तक जो है ना चाहे, टाइटल सही ना हो, मिल्कियत सही ना हो, ठीक है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ना होने से पहले क्या हो गया, खत्म हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक मिसाल जो दी गई वो भी पढ़ लेते हैं। ए एग्री टू टेक फिशरी फ्रॉम बी ऑन लीज, ए जो है बी से फिशरी ले रहा है ऑन लीज, बोथ द पार्टीज बिलीव दैट बी वाज द ओनर, और बी भी समझ रहा है कि मैं मालिक हूँ और वो भी समझ रहा है भी, बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट फिशरी इन फैक्ट बिलोंग टू ए, इट वाज हेल्ड दैट एग्रीमेंट इज वॉइड, और अगर फिर बाद में पता चलता फिशरी किसी और की, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसकी मैं एक और मिसाल दूं, बहुत सिंपल करके मिसाल दूं आपको। अगर कोई कायदे आजम का मजार आपको बेचे, तो क्या एग्रीमेंट हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि कायदे आजम का मजार नहीं बिक सकता, वो जमीन नहीं बिक सकती, जैसे आइडियल लोकेशन पे है। अच्छा, तो जब जिस चीज के आप मालिक नहीं है वो आप बेच नहीं सकते सिंपली। अब लोग करते क्या है, क्या ऐसा कभी इस तरह की कोई मिस्टेक हो भी जाती है क्या, बिल्कुल हो जाती है, और मिस्टेक जो है ना जानबूझ के भी करते हैं लोग ना, मिस्टेक जो है जानबूझ के भी कुछ लोग करते हैं, आपको बताता हूँ किस तरह से। मिस्टेक जानबूझ के इस तरह से होती है कि एक घर पड़ा हुआ है खाली काफी अरसे से, मुसलसल हमने देखा कि काफी अरसे से वो घर जो है वो खाली है। अब हमने क्या किया, पहले उस घर के बाहर गाड़ी खड़ी करना शुरू कर दी अपनी, करते रहे, फिर एक दिन ताला तोड़ के घर की सफाई करी और कुछ सामान रख दिया, आना जाना शुरू कर दिया घर में, फिर उसमें रहना शुरू कर दिया, ठीक है जी, कोई नहीं है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने उस घर में अपना प्रवेश करना शुरू कर दिया, रिहाइश करना शुरू कर दी, और कोई भी नहीं आया पूछने। अच्छा जी, अब 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, 4 साल गुजरा, वी आर लिविंग इन विच कंट्री, द ग्रेट पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वक्त गुजरा गुजरा गुजरा, हमने बोला यार चलो इसके जाली डॉक्यूमेंट बनवा लो, हम पहुंच गए केडीए, जाली डॉक्यूमेंट आवे कितने बनेंगे, 2 लाख बनेंगे, ठीक है जी, ये लो 2 लाख लाओ जाली डॉक्यूमेंट, जाली डॉक्यूमेंट बन गए। हमने वो मकान, किसी भी बंदे को पकड़ा, स्पेशल बंदे को, समझ रहे ना, जिसको बनाया जा सके बेवकूफ, और हमने उसको मकान चेप दिया उठा के। अच्छा जी, अब हुआ ये कि कोई 10-12 साल बाद एक बंदा कनाडा से आता है कि यार ये तो मकान मेरा था, तो मैं तो कनाडा में रह रहा था। अब क्या होगा, जिसने बेचा उसका क्या होगा, जिसने खरीदा उसका क्या होगा, जो असली मालिक है उसका क्या। ऐसे मुआवजे देखें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी पता है क्या करते हैं, यहाँ मतलब वहाँ जॉब करो तो यहाँ जायदादें खरीदते रहते हैं, यहाँ जायदादें खरीदते रहते हैं, वहाँ जॉब करते रहते हैं, मतलब बहुत सारे काइंड है ओवरसीज, ठीक है ना। एक ओवरसीज वो होते हैं जो बाहर जॉब करते रहते हैं, अपने घर वालों को पैसा देते रहते हैं, और वो ये समझते हैं कि उनके घर वाले सारा वो पैसा सेव करके रखेंगे, और जब वो आएंगे तो फिर उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। फिर जब वो वापसी आते हैं बूढ़े होने के बाद, कहाँ गया वो मेरे पैसा, वो कहाँ गए, तो भाई हर महीने वो बाहर बेचारा एडिया नहीं करता रहा, यहाँ घर वाले खा पी के बराबर भी करते हैं। ये कैटेगरी एक, ए कैटेगरी। बी कैटेगरी, वो सियाणे, थोड़े से सियाणे होते हैं, क्या करते हैं, बाहर जॉब करते हैं, बैंक में पैसा डालते हैं, 3 साल बाद आते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदी चले गए, प्रॉपर्टी खरीद चले गए, रेंट पे दे दिया, बंद रखी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में। इनके साथ थोड़ा
फिर फ्रॉड हो जाता है, मतलब कोई कब्जा हो गया, बहुत सालों तक ये आते नहीं, लेकिन ये इस तरह से हम लोग। तीसरे होते हैं कौन? तीसरे होते हैं थोड़े और सियाणे, हाई लेवल के सियाणे। वो क्या करते हैं, बैंक डिपॉजिट करते हैं, इंटरनेशनल अकाउंट खुलवा के बैंक डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, वो आते हैं फिर उसी वक्त खरीदते हैं। वो जब रहने आते हैं जब भी वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वरना नहीं खरीदते। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी वाला तो सरेआम लुटता है, वो सुबह शाम लुटता है। दूसरे वाले जो है वो ओकेजनली लुटते हैं। और बहुत सारे सैकड़ों हजारों केस पाकिस्तान की अदालत में ऐसे मौजूद हैं कि जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, कई सालों के लिए बाहर चले गए, और जब वापसी आए तो पता चला वो तो खाली प्लॉट छोड़ के गए थे, वहां तो 3-3 मंजिला मकान बना हुआ। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया। तो उसने नॉर्थ कराची में प्लॉट लिया होता है, 120 गज का खाली प्लॉट था, उसकी रिहाइश गुलशन में। अच्छा, ही वॉज वन ऑफ द बिजी मैन, तो बहुत बड़ा मसरूफ रहता था वो। तो 1-1.5 साल वो गया ही उस प्लॉट में, इतना मसरूफ था वो बेवकूफ। फिर क्या हुआ, वक्त गुजरा हुआ, फिर वो गया। जब वो गया तो उसने देखा कि वहाँ तो मकान बना हुआ है, वो किराए पे चढ़ा हुआ है मालिक ने। तो अभी उसका केस अदालत में उसने जमा करा लिया। मैंने तो कहा उसको भाई कोर्ट में केस कराओ, तो आज नहीं तो कल इसका फैसला जरूर होता है, ऐसी बात नहीं। ये है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में फैसला नहीं मिलेगा, तुम्हारे आने वाली नस्लों के लिए वो फैसला जरूर हो जाएगा। हाँ, ये तो क्या करें भाई, केस इतना लंबा चला। अच्छा, तो मिस्टेक एज टू टाइटल, तो मैं बता रहा था कि अगर वो कब्जे के मकान पर अगर वो बेच दिया है तो होगा क्या। मकान आज भी उसी बंदे का होगा कानूनी तौर पर जिसने वो मकान खरीदा था, कानूनी तौर पर। जिसने ये मकान बेचा उसने वो जुर्म किया, और जिसने खरीदा उसने बेवकूफी की। खरीदने वाला जुर्म मुजरिम नहीं है, बेचने वाला मुजरिम हो जाएगा और खरीदने वाले की गलती हो जाएगी। अब इंसान जब गलती करता है तो क्या होता है बताइए। जब whenever you make a mistake, जब भी आप कोई गलती करेंगे तो फिर नुकसान तो आपका भी होगा ना। जो गलती करता है उसका नुकसान होता है, क्योंकि आपने गलती करी तो नुकसान भी आप ही का होगा नाजरीन। तो ये उसको यानी कि उन दोनों को बाहर करेगी जो अदालत है, और जिसका जो असली मालिक है उसके हाथ में दोबारा वो मकान दे दिया जाएगा। एक अच्छी कंट्री में अगर आप रहते हैं तो इसका फैसला 3 से 6 महीने के अंदर होगा। और अगर आप रहते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, बर्मा में, इथियोपिया में, ठीक है ना, इस तरह के अगर किसी अफगानिस्तान में, इराक में, शाम में, ठीक है ना, इस तरह के अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अगर आप रहते हैं, तो फिर इसका फैसला आप कम से कम आपकी उम्र में तो नहीं होगा, हो सकता है आने वाली नस्लों के वक्त में ये फैसला हो जाए। बहुत सारे ऐसे फैसले अदालतों ने हमारी दिए हैं कि वो केस करने वाला भी मर गया, जिस पर केस किया वो भी मर गया, और फिर उसके बाद फैसले हुए। ठीक है, जजेस भी थोड़े हमारे कतराते हैं जल्दी से फैसला करने में, क्योंकि गलत फैसला करने के बाद उनकी पकड़ दकड़ भी बाहर अपने खुद आपस में वो पकड़ दकड़ करते हैं, और कोई और तो उनको हाथ नहीं लगा सकता। अभी रिसेंटली आपने जज के खिलाफ जो फैसला अदालत में केस हुआ था उसके हवाले से जो फैसला आपने देखा होगा। मिस्टेक एज टू टाइटल के बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो है मिस्टेक एज टू प्राइस, कीमत, प्राइस। लीगल हो या इलीगल हो बेटा, लीगल प्लॉट्स पे भी कब्जा हो रहा है, फ्लैट्स पे कब्जा हो रहा है, ठीक है ना। कुछ सवाल में उसका जवाब दे रहा हूँ कि एक ने कहा कि प्लॉट ही लीगल हो रही है, ऐसा नहीं हो, प्लॉट लीगल है, लीगल प्लॉट पर भी कब्जे होते हैं भाई। इवन मैं आपको बताऊँ, फ्लैट गुलशन के एक फ्लैट पे कब्जा हो गया और खवातीन ने कब्जा कर लिया। तो उसका ये हुआ कि हमने, जाहिर है आपको पता है जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना पड़ता है। तो हमने ये किया कि खवातीन हायर की, और खवातीन को हमने भेजा कि जाओ, जाकर जो है खाली करवाओ। खवातीन थी, उनका ताल्लुक एक सरकारी इदारे से था, समझ जाए किससे होगा, गैस कर लें कि किस सरकारी इदारे से होगा। उन्होंने गई, उन्होंने बोला, पहले वो गई, दरवाजे नहीं खोला उन्होंने, फिर वो गई पोलियो का तरह पिलाने वाली बन के, और जैसे उन्होंने गेट खोला वो घर जबरदस्ती घर में घुस गई, और उसके बाद उन्होंने मारम पिटी खेलना शुरू कर दिया। बचपन में शायद आपने खेला होगा मारम पिटी। और फिर उनका सामान बाहर फेंका और वो खाली कराया। उसके लिए जो कॉस्ट है तकरीबन, जो रिश्वत देनी पड़ी वो तकरीबन लाख रुपए के लगभग देनी पड़ी, लेकिन वो खाली हो गया। अभी तक उसका जवाब कुछ नहीं दिया, कौन से इदारे से वो खवातीन होंगी। और भाई एक ऐसी ऐसी खवातीन पड़ी हुई है तैमूर, तुम सवाल करो, दुआ करो तुम्हारी किसी ऐसी खातून से रिश्ता ना हो जाए तुम्हारा।
पता चला तैमूर को फोन करो, क्या हो रहा है, तैमूर पिट रहा है, ऐसा ना हो ना। ठीक है, अच्छा जी, तो मिस्टेक ऑफ प्राइस की हम बात करते हैं। If there is a mutual mistake as to price on the subject matter, the agreement is void. यानी कि अगर दोनों तरफ से अगर गलती हो गई है, मतलब मुझे मुझे अंदाजा नहीं रहा, मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया बिल में या एक जीरो कम लगा दिया, तो भी एग्रीमेंट खत्म हो सकता है। 200 रुपए की चीज की अगर मैंने अल्लाह माफ करे मिसबा सरफराज, ये क्या बात कर दी आप। ISI के लिए यही काम रह गया कि नहीं, फौज कैसे कुछ ताल्लुक नहीं है, या एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। इसका ताल्लुक, हफ्सा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हफ्सा वैसे आप बहुत मुझे जो है ना इंटेलिजेंट लगती है, सबके सामने आपकी तारीफ करो। देखा बेसिकली पुलिस की वो खवातीन, पुलिस पुलिस की जो औरतें होती हैं, तो उन्होंने भाई बड़ा बेहतरीन काम किया। कुछ खवातीन हैं, मैं जानता हूँ उनको पुलिस में हो रही हैं, बड़ा यार मैं सल्यूट करता हूँ खवातीन को, कैसे वो किस माहौल में काम करती हैं। बहुत मुश्किल है पुलिस में जाकर खवातीन का काम करना, मुश्किल है। और बहरहाल जरूरत तो है, लेडीज पुलिस की भी जरूरत होती है। बहुत सारी जगहों पर लेडीज पुलिस ही घुसती है अंदर, है ना। जब कहीं रेड मारते हैं और खवातीन होती है अंदर, तो लेडीज पुलिस को पहले भी रहता है जाओ अंदर, तो वो जाकर पहले खवातीन को साइड में करके फिर मर्द पुलिस वाले भेजते हैं। खैर, बस अल्लाह बचाए ऐसे हालात से, ऐसे मामला से आगे बढ़ते हैं। तो इस अच्छा एक बात और अभी मैं बताऊँ आपको कि जैसे ही हमारी मीटिंग एंड होगी, आप दोबारा आएंगे इसी आईडी और इसी पासवर्ड से फौरन। सुन लिया आप सबने? जैसे ही हमारी मीटिंग एंड होगी, फौरन फौरन यही आईडी पासवर्ड आप दोबारा डालेंगे, तो दोबारा आपकी कनेक्ट हो जाएगी मीटिंग। ठीक है, अब मैं ग्रुप ग्रुप में कोई मैसेज नहीं करूंगा, मैं अच्छी तरह बता रहा हूँ, इसलिए मैं एक ही जुमले को दो दो बार कह रहा हूँ। जैसे ये मीटिंग एंड होगी, दोबारा आप लोग आ जाइएगा, दोबारा क्लास शुरू हो जाएगी, इसी आईडी और इसी पासवर्ड से आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टेक एज टू प्राइस आपने सुना। इफ देयर इज अ म्यूचुअल मिस्टेक एज टू प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, द एग्रीमेंट इज void. Example: C wrote W offering to sell certain property of 1250. He had earlier declined on an offer from W to buy the same property for 2000. W, who knew that this offer of 1250 was a mistake for 2250, immediately accepted the offer. Had W knew perfectly well that the offer was made by mistake and hence the contract could not be enforced. ठीक है जी, होता ये है कि ये दिस इज व्हाट टाइपोग्राफिकल एरर। एरर की बहुत सारी काइंड्स हैं। जिस एरर की इसमें बात की गई है, जिस एरर की इसमें बात की गई, दैट इज कॉल्ड अ टाइपोग्राफिकल एरर। ठीक है ना, इस एरर को टाइपोग्राफिकल एरर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें लिखा हुआ है कि भाई एक चीज है जो सी, एक मिस्टर सी है। अच्छा, लॉ में क्या होता है, नाम अमूमन नहीं, ए बी सी डी एफ जी, बस ये ए, मिस्टर सी, मिस्टर डब्ल्यू, मिस्टर ए, मिस्टर बी, यही चलता है इसके अंदर। तो ये बात भी अपने ध्यान में रखें। कोई भी एग्जाम्पल अगर आप लॉ में दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल अगर आप लॉ में दे रहे हैं, तो उसका तरीका यही। ठीक है जी, राइट नाउ वी हैव अराउंड 32 33 स्टूडेंट्स, कभी 34 हो रहे हैं, कभी 32। तो आई होप कि इतनी ही दोबारा अगली मीटिंग में होंगे। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई वो जो है बंदे ने 2000 रुपए की ऑफर ठुकरा दी थी। अब उसके पास से एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ है कि 1250 में ले लो। अब मुझे पता है कि जब 2000 में मैंने इसको ऑफर दी थी कि मुझे 2000 में दे दो, तो उसने 2000 में नहीं दिया था। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि जो बंदा 2000 में नहीं दे रहा वो चीज, वो 1250 में दे दे? इज इट पॉसिबल? नहीं, डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तो हमारी बुद्धि क्या कहती है, हमारी अकल क्या कहती है, हमारा सिक्स सेंस क्या कहता है, यकीनन उससे जो है ये गलती हो गई है। वो 2250 लिख रहा होगा, 1250 उसने गलती से लिख दिया। अच्छा, मैंने मौका देखा, अच्छा मौका है, चलो जी फौरन इसको एक्सेप्ट करो, मैंने फौरन एक्सेप्टेंस का लेटर लिख दिया। मैं जानता हूं कि इसने गलती से लिखा है, मैं जानता हूं मैंने 2000 की ऑफर दी थी, उसने भी नहीं दिया था, फिर भी मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। और कल को मैं अगर कोर्ट जाता हूं कि भाई ये देखें, रिटर्न में इसने मुझे ऑफर दी थी 1250 में देने की, मैंने इसको एक्सेप्ट किया, तो फिर कोर्ट कहेगा नहीं भाई ऐसे कैसे, पहले आपने 2000 की ऑफर दी थी। वो बोलेगा हाँ दीदी इसने मना कर दिया था। हाँ, फिर आपने कैसे समझ लिया? आपने कंफर्म तो करना चाहिए था, आप दोबारा उसको फोन करते हैं, आप दोबारा इससे कंफर्म करते हैं कि हो सकता है उससे कोई गलती हो रही हो। समझिए ना, तो ये बात भी इसमें बताई गई। आई होप कि मिस्टेक एज टू प्राइस का मसला आपको समझ में आ गया होगा।
आपको मैं अलाउ किया हुआ है, इफ यू वांट यू मे अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन। कोई भी अगर आपको सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक एज टू possibility of performing the contract. Mistake as to the possibility of performing the contract. So mistake as to the possibility of performing the contract, इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसा मुआहदा अगर कर रहे हैं जिस पर आम हालात में अमल करना मुमकिन नहीं, और आप समझ रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन बेसिकली इट इज नॉट पॉसिबल ना। मिसाल के तौर पर आपने कहा ठीक है जी, वो आप एक जो है ठेकेदार है, उसने कहा कि वो फला बंदे को लाकर मेरा घर खड़ा करवा दो, मिस्टर शकूर हैं, उनको लाकर मेरा घर खड़ा करवा दो। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शकूर आ जाएगा और आपको कलर भी घर जो है वो कलर कर देगा। लेकिन बेसिकली तो शकूर की डेथ हो चुकी है, आप समझ रहे थे कि शकूर जिंदा है। अब ये पॉसिबल ही नहीं है, मरे हुए बंदे को आपके मरे हुए बंदा को नहीं आके कुछ नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। सही है जी। फौरन ही हम मीटिंग दूसरी स्टार्ट करें क्योंकि उसका टाइम खत्म हो रहा है। तो आईडी पासवर्ड दोबारा डालिए और दोबारा मिलते हैं। ओके।